गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि हम थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और लास्ट टॉपिक जो हमने क्लियर किया वो हमारे पास था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। उससे वेरियस केसेस, कैसे हम रेजोनेंस एनर्जी निकालते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया। तो वो सब चीजें हम करने के बाद अब एक नए नाम पर पहुंचे हैं। दैट न्यू नेम इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये भी डेल्टा एच का ही नाम है। एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि बेटा इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज के अलग अलग नामों को पढ़ना है। तो जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ जैसे आप पढ़ोगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वैसे ही अब आपके पास है बेटा नेक्स्ट दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सो वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, कैसे केसेस इससे आते हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो बेटा वो हमें पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट कि व्हेन वन मोल ऑफ सोल्यूट, व्हेन वन मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड, व्हेन वन मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इनफाइनाइट amount of solvent, in infinite amount of solvent, in infinite amount of solvent, the enthalpy change that occurs, the enthalpy change that occurs is known as heat of solution, is known as heat of solution। ठीक है बेटा, देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि आपके पास मान लीजिए KCl सॉलिड, ठीक है, KCl सॉलिड। बेटा आप इसको पानी में डिसॉल्व करो, ठीक है, और याद रखिएगा पानी इनफाइनाइट है, मतलब पानी बेटा एक्सेस है, बहुत ज्यादा पानी आपके पास है। जब आप बहुत ज्यादा सॉल्वेंट में KCl का 1 मोल डिसॉल्व करोगे, नाउ फिर आपके पास बेटा क्या बनेगा, KCl एक्वस, ऐसे हम लिखते हैं। अब ये एक्वस कितने में बना है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा इस सॉल्यूशन का जो डेल्टा H होता है दैट इज इक्वल टू हीट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन बेटा किसका हीट ऑफ सॉल्यूशन, KCl सॉलिड का। समझ रहे हो इसको? उसी तरीके से बेटा अगर एक और एग्जांपल मैं दूं, मान लीजिए आपके पास है CuSO4.5 टाइम्स H2O, दैट मींस कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये भी सॉलिड होता है बेटा। अब आप इसको पानी में डिसॉल्व करो, एक्सेस वाटर, बहुत ज्यादा पानी हो आपके पास बेटा। अब आपके पास एंड में क्या बन जाएगा, CuSO4 एक्वस, ठीक है। आप बोलोगे सर इसके भी तो 5 है, बेटा बिल्कुल इसके भी जो 5 है वो भी तो पानी के साथ चले गए ना। अब हम नेट में इसको बोलेंगे CuSO4 एक्वस, और बेटा इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा वो होगा हीट ऑफ सॉल्यूशन। किसका हीट ऑफ सॉल्यूशन, CuSO4.5 टाइम्स H2O सॉलिड का, ठीक है। उसी तरीके से बेटा अगर आपके पास CuSO4 सॉलिड, सिर्फ CuSO4 प्योर, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, अब आपके पास H2O नहीं है इसमें बेटा। जब आप इसमें पानी मिलाओगे, यहां पर एक्सेस में पानी होगा बेटा, तब जाकर जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा, यू विल अगेन राइट इट एज CuSO4 एक्वस। बेटा इस केस में जो डेल्टा H होगा वो बराबर होगा हीट ऑफ सॉल्यूशन। किसका बेटा हीट ऑफ सॉल्यूशन, CuSO4 का, ठीक है। हाँ, सो दिस विल बी हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। यहां पर होगा हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4.5 टाइम्स H2O। बेटा ये CuSO4 और ये CuSO4 एक्वस, यहां पर भी एक्वस, यहां पर भी। सो कैन यू थिंक अबाउट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस CuSO4, दिस CuSO4। आप जरा सोचिए इसके बारे में, क्या ये दोनों एग्जैक्टली सेम है? जो भी आप सोचेंगे उसका आंसर आपको थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा, बट राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ डू यू राइट हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी कंपोनेंट। जब आप किसी भी सोल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व करते हो एक्सेस वाटर में, उस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज नोन एज हीट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो आई होप बेटा ये आपके पास क्लियर हो गया होगा। अब जैसे बेटा हमने पढ़ा कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बेटा हमने पढ़ा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। उसी तरह से बेटा रूल्स है कुछ हीट ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो देखो बेटा रूल्स क्या है, रूल्स फॉर
रूल्स फॉर साइन ऑफ हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन का साइन क्या लिया जाएगा, उसके लिए बेटा कुछ रूल्स हैं। पहला रूल बेटा क्या है, हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दोज साल्ट्स, ऑफ दोज एनहाइड्रस साल्ट्स, ऑफ दोज एनहाइड्रस साल्ट्स which can form hydrated salts as well, which can form hydrated salts as well, is exothermic। क्या मतलब, उन साल्ट्स का एनहाइड्रस फॉर्म, जो साल्ट्स अपना हाइड्रेटेड फॉर्म भी बना सकते हैं, उनका हीट ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक होता है। मतलब नेगेटिव। क्या मतलब बेटा, जैसे कॉपर सल्फेट, क्या ये अपना हाइड्रेटेड फॉर्म बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, CuSO4.5 टाइम्स H2O। तो कॉपर सल्फेट के लिए जो ये हीट ऑफ सॉल्यूशन आपने लिखा बेटा, आप कहोगे यहां पर डेल्टा H विल बी लेस देन 0, बिकॉज हीट ऑफ सॉल्यूशन उन एनहाइड्रस साल्ट्स का, एनहाइड्रस का मतलब बेटा जिसके पास पानी नहीं हो, उन एनहाइड्रस साल्ट्स का हीट ऑफ सॉल्यूशन जो अपना हाइड्रेटेड फॉर्म बना सकते हैं, दैट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। मतलब बेटा यहां पर डेल्टा H विल बी लेस देन 0। ठीक है। दूसरा रूल देखिए बेटा, हीट ऑफ दोज एनहाइड्रस साल्ट्स विच कैन नॉट, बेटा ध्यान दीजिएगा, विच कैन नॉट फॉर्म हाइड्रेटेड साल्ट्स, विच कैन नॉट फॉर्म hydrated salts is endothermic, जो salts बेटा अपना हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं बना सकते हैं, उनका हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, दैट इज एंडोथर्मिक। ठीक है। जैसे बेटा इसकी एग्जांपल अगर आप देखोगे, आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर एग्जांपल बेटा कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा एनहाइड्रस साल्ट है कि ये अपना क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं बना सकता है। तो अगर आप बेटा, अगर आप कभी ऐसे लिखोगे सीधे, देखो बेटा, अगर आप कभी ऐसे लिखोगे, फॉर एग्जांपल CaCO3, बेटा लेट मी राइट CaCO3, बेटा ये सॉलिड होता है, आप इसको पानी में डाल दीजिए, और पानी कितना लेना है हीट ऑफ सॉल्यूशन के लिए, एक्सेस। तो बेटा जैसे ही आप इसको डालोगे, ये बनेगा CaCO3 एक्वस। बेटा यहां पर जो डेल्टा H होगा, इट विल बी हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CaCO3, बट दिस विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 0, बिकॉज ऐसे साल्ट्स, ऐसे एनहाइड्रस साल्ट्स जो अपना हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं बनाते हैं, उनका जो हीट ऑफ सॉल्यूशन होता है वो हमेशा एंडोथर्मिक होता है। ठीक है बेटा, इसकी जैसे एग्जांपल आपके पास है, और एक एग्जांपल अगर आप चाहो तो बेटा KCl भी इसकी एक एग्जांपल है, AgNO3 बेटा वो भी इसकी एक एग्जांपल है, ये आप इनमें ख्याल रख सकते हो। ऐसी एग्जांपल्स आपके पास है। तो ये वो साल्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल बेटा अगर आप KCl सॉलिड, इसको भी पानी में डालते हो बेटा, ठीक है, एक्सेस वाटर में, तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा KCl एक्वस। तो बेटा यहां पर डेल्टा H किसके बराबर होगा, दैट विल बी हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, किसका हीट ऑफ सॉल्यूशन होगा, KCl सॉलिड का, और बेटा ये भी होगा ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब जैसे बेटा आप CaCl2 का बनाते हो, CaCl2, बेटा CaCl2 एनहाइड्रस फॉर्म है, आप इसको पानी में डाल दो एक्सेस वाटर में, बेटा ये क्या बना देगा, ये बना देगा CaCl2, और बेटा नीचे क्या आएगा, एक्वस। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा बेटा, वो होगा हीट ऑफ सॉल्यूशन किसका, CaCl2 का, लेकिन बेटा ये होगा लेस देन 0। क्यों, बिकॉज बेटा CaCl2 अपना हाइड्रेटेड फॉर्म भी बना देता है, CaCl2.2 टाइम्स H2O ये बना सकता है। Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेटा ये भी अपना बनाता है, जिंक सल्फेट। तो अगर आप देखोगे बेटा इस केस में, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा आपको और एडिशनल करूं ना, इस पहले पॉइंट में बेटा, इस पहले पॉइंट की एग्जांपल्स बेटा होंगी CuSO4, बेटा जिंक सल्फेट, ठीक है, CaCl2, बेटा Na2SO4 एटसेट्रा। बेटा ये 4 एग्जांपल्स मैंने सिर्फ लिखी है यहां पर। ये ऐसे साल्ट्स हैं, ये ऐसे एनहाइड्रस साल्ट्स हैं जो अपना हाइड्रेटेड फॉर्म बना सकते हैं। और अगर आपने एनहाइड्रस साल्ट का जो हाइड्रेटेड फॉर्म बना सकता है उसका हीट ऑफ सॉल्यूशन लिया, तो बेटा वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। अब ऐसा एनहाइड्रस साल्ट जो अपना हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं बना सकता है, जैसे आपके पास है बेटा KCl, जैसे आपके पास है CaCl2, जैसे आपके पास है AgNO3, तो अगर आपने इनका हीट ऑफ सॉल्यूशन लिया तो उसका साइन पॉजिटिव होगा, मतलब बेटा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, क्लियर। ये हो गए बेटा 2। अब तीसरा देखो बेटा, तीसरा भी है इसमें रूल।
the heat of solution, third one, the heat of solution of all the hydrated forms, of all the hydrated forms of anhydrous salts is endothermic. क्या मतलब बेटा इसका? अगर आपने बेटा देखा होगा, मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था CuSO4 सॉलिड, बेटा इसको आप डालो पानी में, ठीक है, तो ये क्या बना देगा हमें? ये बना कर देगा CuSO4 एक्वस, ठीक है बेटा। इसका डेल्टा H बराबर होगा हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ CuSO4 सॉलिड, और डेफिनेटली बेटा ये लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये ऐसा साल्ट है जो अपना हाइड्रेटेड फॉर्म बना सकता है, तो आपका इसका हीट ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आप इसके हाइड्रेटेड फॉर्म यानी कि CuSO4.5 टाइम्स H2O सॉलिड, इसका आप हीट ऑफ सोल्यूशन निकालना चाहोगे तो बेटा ये आपको दे देगा CuSO4 एक्वस, लेकिन बेटा इसका डेल्टा H बराबर होगा हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ किसका? हीट ऑफ सोल्यूशन CuSO4.5 टाइम्स H2O सॉलिड, लेकिन बेटा जी ये ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? एनहाइड्रस साल्ट्स के हाइड्रेटेड फॉर्म का हीट ऑफ सोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है बेटा, ना कि एक्सोथर्मिक। तो ये आपके पास तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल बेटा जो आपके पास है वो ये है कि ऑल कैटायंस एंड एनायंस have exothermic heat of solution, क्या मतलब इसका? कोई भी कैटायन, कोई भी एनायन अगर उसको पानी में आप डालोगे, एक्सेस वाटर में डालोगे बेटा, वहां पर उसके लिए जो हीट ऑफ सोल्यूशन होगा दैट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी एक्सोथर्मिक। वो मैं आपको दिखा भी देता हूं यहां पर, बट जस्ट लेट मी सी इफ इट इज विजिबल। यस, दिस इज विजिबल। देखिए बेटा, इस फोर्थ रूल का मतलब क्या है बेटा वो सीख लीजिए। ऑल कैटायंस एंड एनायंस हैव एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन। मतलब बेटा अगर आपने कभी ले लिया Cu+2, ठीक है बेटा, आपने इसको पानी में डाल दिया, ठीक है, एक्सेस वाटर में डाल दिया, बेटा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Cu+2 एक्वस। इसका जो बेटा डेल्टा H होगा वो होगा हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ किसका? Cu+2 का, और बेटा ये जरूर लेस देन 0 होगा। बेटा अगर आपने ले लिया Cl-, पानी में इसको एक्सेस वाटर में डाल दिया बेटा, तो आपके पास क्या बनेगा? Cl- एक्वस। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा वो होगा हीट ऑफ सोल्यूशन किसका? हीट ऑफ सोल्यूशन Cl- का, और बेटा जी ये भी होगा लेस देन 0। क्लियर? तो बेटा ये है चौथे रूल का मतलब। और लास्ट रूल जो इसमें बेटा है वो क्या है? all strong acids and strong bases have exothermic heat of solution, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे बेटा मैं आपसे बोलूं आपके पास है HCl, आप HCl को बेटा डाल दो किसमें? पानी में, लेकिन पानी क्या होना चाहिए? एक्सेस। बेटा यहाँ क्या बनेगा? HCl, और यहाँ पर क्या लिखोगे? एक्वस। इस रिएक्शन का जो बेटा डेल्टा H होगा वो होगा हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ HCl, और बेटा ये भी होगा लेस देन 0। ठीक है, उसी तरीके से बेटा आपके पास होगा NaOH। आप बेटा इसको डालो किसमें? पानी में, लेकिन पानी क्या हो? एक्सेस। तो बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा NaOH एक्वस। बेटा यहाँ पर डेल्टा H भी बराबर होगा हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ किसका? हीट ऑफ सोल्यूशन NaOH का, और बेटा ये भी होगा लेस देन 0। सो दीज आर द 5 रूल्स दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी क्वेश्चन विद रिगार्ड टू हीट ऑफ सोल्यूशन। बेटा इन रूल्स 5 को जाने बगैर आप हीट ऑफ सोल्यूशन, जो आने वाला टॉपिक इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन, जो उसके बाद हीट ऑफ डाइल्यूशन, और जो उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन है, तब तक इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो जब तक आपको इसके बारे में पता ना हो। ठीक है, तो लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, दैट इज इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन। क्या होता है इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन? लेट अस चेक इट आउट।
ठीक है। लेट्स सी इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, ये एक और टर्म है बेटा जो आपको ख्याल रखनी पड़ेगी। देखो क्या है बेटा, इसका मतलब है एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of solute, 1 mole of solute is dissolved in a given amount of solvent. Enthalpy change when 1 mole of solute is dissolved in a given amount of solvent is known as इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा इसका मतलब समझ लीजिएगा, फिर जाकर आपको ये समझ में आएगा इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने बेटा कहा KCl सॉलिड है आपके पास, आप इसको डिसॉल्व करो 20 मोल्स ऑफ वाटर में बेटा, तो आप क्या बोलोगे, ये बनेगा KCl एक्वस। ठीक है बेटा, मैं आपको बोलूंगा आप लिखो KCl सॉलिड प्लस बेटा आप लिखो H2O, लेकिन यहां पर H2O है एक्वस एक्सेस में बेटा, ये क्या बनेगा KCl एक्वस। बेटा यहां पर जो डेल्टा H होगा उसको कहेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KCl सॉलिड। लेकिन बेटा इस केस में क्या आपने वाटर को एक्सेस में लिया है? नहीं, वाटर का कुछ अमाउंट लिया है। कितना अमाउंट लिया है? 20 मोल लिए हैं। बेटा यहां पर जो डेल्टा H होगा ना, इसको कहेंगे इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KCl सॉलिड। दोनों में फर्क कर लेना बेटा, हीट ऑफ सॉल्यूशन के टाइम पर आपके पास पानी एक्सेस अमाउंट्स में है, लेकिन इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन में बेटा पानी एक्सेस अमाउंट्स में नहीं है, लिमिटेड अमाउंट्स में है। अब ये कोई जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया बस 20 ही फिक्स हो गया, नहीं बेटा, आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। मतलब KCl सॉलिड बेटा आप ले लो 50 टाइम्स H2O, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस विल बिकम KCl एक्वस। इस डेल्टा H को भी बेटा क्या कहेंगे, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन बेटा किसका, KCl सॉलिड का। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, सर यहां पर आपने KCl को डाला है 20 H2O में, यहां पर आपने KCl को डाला है 50 H2O में, तो जरा ये बताइए क्या ये दोनों डेल्टा H को आपने तो लिख दिया इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KCl, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, नॉट एट ऑल। ये इस इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू है 50 मोल्स H2O के लिए, ये इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू है किसके लिए, 20 के लिए। तो सर इसका मतलब क्या ये हुआ कि इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन के अलग अलग वैल्यूज आएंगे फॉर द सेम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट? यस बेटा, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन के अलग अलग वैल्यूज आएंगे, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट तो फिक्स है, लेकिन बेटा ये फिक्स नहीं है कि आपको पानी लेना कितना है। हाँ ये चीज जरूर फिक्स है कि पानी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इनफाइनाइट वाटर ले लिया बेटा तो इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन नहीं रहेगा, बल्कि वो सिर्फ हीट ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब आपके पास कितना पानी है इस पर तो कोई रोकथाम नहीं है ना। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा 20 लो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा 50 ले लो बेटा, यू टेक 35, 36, 37, 38, 43, 83, 93, 103, 1000, 2000, 3000, वट एवर वैल्यू यू आर टेकिंग, आप बस पानी को एक्सेस में नहीं ले रहे हो। जब आप पानी को एक्सेस में नहीं ले रहे हो तो उस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर। और इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन के बेटा अलग अलग वैल्यूज आ सकते हैं, डिपेंड करता है आपने पानी कितना लिया है। एम आई क्लियर हियर? तो बेटा ये आपको दिया गया होता है कि उसने किस हिसाब से पानी लिया है, ठीक है, क्या उसने 20 लिया है, 40 लिया है, 80 लिया है, 90 लिया है, तो वो तो बेटा आपको दिया हुआ होगा। तो मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 20 लिया, 50 लिया, और ये भी आपको बता दिया कि यहाँ पर जो इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन है और यहाँ पर जो इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन है बेटा ये दोनों अलग अलग वैल्यूज होंगे। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बेटा ये चीज तो फिक्स है क्योंकि यहाँ पर तो पानी आपको क्या लेना है, इनफाइनाइट में लेना है। ठीक, तो बेटा उसके बाद हमारे पास तीसरा है दैट इज हीट ऑफ डाइल्यूशन। हीट ऑफ डाइल्यूशन, अब ये भी बेटा आपको दूर से ही पता लग रहा होगा हीट ऑफ डाइल्यूशन मतलब क्या। ठीक है बेटा, देखो क्या है, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज व्हेन, एंथैल्पी चेंज व्हेन a given solution is diluted, is enthalpy change when a given solution is diluted by adding water, by adding water is known as heat of
डाइल्यूशन इज नोन एज हीट ऑफ डाइल्यूशन। उसको बेटा क्या कहते हैं? हीट ऑफ डाइल्यूशन। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी और चाहोगे, मैं थोड़ा सा और बता दूं, दिस इज इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KCl, लेकिन आप लिखना यहाँ पर इन 50 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें बेटा चाहो तो इसमें लिख सकते हो इन 20 वाटर मॉलिक्यूल्स। उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों का वैल्यूज क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा लेट्स कम बैक। हीट ऑफ डाइल्यूशन, एंथैल्पी चेंज व्हेन अ गिवन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर इज नोन एज हीट ऑफ डाइल्यूशन। क्या मतलब है बेटा इसका, देख लीजिए। जैसे बेटा मैं आपसे कहूंगा KCl, जिसको हमने लिया है 20 H2O में, ठीक है। KCl का एक सॉल्यूशन है जिसमें मैंने 20 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए हैं। बेटा मैं क्या करूंगा, मैं मान लीजिए इसमें 80 वाटर मॉलिक्यूल्स और ऐड कर रहा हूं। बेटा मेरे पास क्या मिलेगा, KCl एक्वस। बेटा इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा बेटा वो होगा हीट ऑफ डाइल्यूशन। बेटा आपने किसको डाइल्यूट किया है, किसको डाइल्यूट किया है? KCl इन 20 H2O, KCl इन 20 H2O। ठीक है, अब बेटा पहले मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं ना KCl 20 H2O को, क्या मैंने उसको भी लिखा था KCl एक्वस? बेटा मैंने KCl 20 H2 के साथ ऐड कर दिए 80 टाइम्स H2O और, तो यहां पर भी लिख दिया KCl एक्वस। तो ये सॉल्यूशन कितने में है? दिस इज इन 100 H2O। अब ये KCl जो एक्वस है ना, इसके लिए पानी कितना है? 100। क्यों? 20 तो पहले से ही था बेटा, 80 आपने और ऐड कर दिया, तो ये KCl इन 100 H2O मॉलिक्यूल्स में है। ठीक है, तो बेटा अब इसके डेल्टा H को क्या कहेंगे? हीट ऑफ डाइल्यूशन। बेटा किसको डाइल्यूट किया? क्या KCl को डाइल्यूट किया? नहीं, आपने KCl के एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, और जिस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया बेटा वो था ना KCl इन 20 वाटर। तो बेटा वही मैंने यहां पर लिख दिया, हीट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ KCl इन 20 वाटर। ठीक है, अब अगर आप बेटा और इसकी एक एग्जांपल चाहते हो तो आई कैन जस्ट टेल यू वन मोर। जैसे बेटा आपके पास है, यही एग्जांपल है बेटा, जैसे मान लो आपके पास है CuSO4, ठीक है, CuSO4.3 टाइम्स H2O। मैं ऐसे कहूंगा, नो नॉट लाइक दिस, आई विल से CuSO4 इन 50 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपने कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया है 50 वाटर मॉलिक्यूल्स में, और बेटा आप क्या काम करो, इसमें और 50 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पर? CuSO4, लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे? इन 100 वाटर मॉलिक्यूल्स। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा दैट विल बी हीट ऑफ डाइल्यूशन। बेटा किसको डाइल्यूट किया? CuSO4 इन 50 H2O। क्लियर? इज दिस विजिबल? Yes, this is visible। ठीक है बेटा, तो इस हिसाब से बेटा आपको देखना है कि हीट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, और हीट ऑफ सॉल्यूशन बेटा क्या होता है। आई होप ये आपके लिए क्लियर हो गए होंगे। हीट ऑफ डाइल्यूशन बेटा जाहिर सी बात है ना, किसी सॉल्यूशन का ही होगा, सोल्यूट का तो होगा नहीं, बिकॉज बेटा सोल्यूट को पहले सॉल्यूशन बनाना है, तो हम वही लिखेंगे, हीट ऑफ सॉल्यूशन इज द एंथैल्पी, सॉरी हीट ऑफ डाइल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन अ गिवन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर। ठीक है, अब बेटा इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या है बेटा हमारे पास नेक्स्ट वन इज हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। What do you mean by heat of hydration? देखो बेटा ये क्या है, एंथैल्पी चेंज when the hydrated form of an anhydrous salt is formed is known as heat of hydration, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपसे कहूंगा, देखो बेटा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, जैसे अगर आप कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस लोगे CuSO4, बेटा दिस इज एनहाइड्रस, क्या ये अपना हाइड्रेटेड फॉर्म बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। उसके लिए बेटा आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा 5 टाइम्स H2O। अब बेटा याद रखिएगा, यहां पर आपके लिए कितना पानी लेना है ये फिक्स हो जाएगा।
आपको यहां पर लेना ही होगा 5 टाइम्स H2O। क्यों सर 5 टाइम्स? बिकॉज बेटा कॉपर सल्फेट बनाता है पेंटाहाइड्रेट, और पेंटाहाइड्रेट के लिए आपको सिर्फ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत है। और बेटा जैसे ही एनहाइड्रस के साथ आप 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ले आओगे, यहां पर बनेगा CuSO4 डॉट 5 टाइम्स H2O। बेटा ये भी सॉलिड ही होता है। अब डेल्टा H को बेटा क्या कहेंगे? हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब बेटा अब यहां पर प्लीज डाउट नहीं करना कि कहीं ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो नहीं है। नो, दिस इज हीट ऑफ हाइड्रेशन। किसका हीट ऑफ हाइड्रेशन? बेटा ये है हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉलिड। अब जैसे बेटा मैं आपसे कहूंगा सोडियम सल्फेट है Na2SO4, बेटा ये बनाता है Na2SO4 डॉट 10 टाइम्स H2O। तो बेटा जाहिर सी बात है आपको यहां पर लेना पड़ेगा 10 टाइम्स H2O। बेटा दिस इज गोइंग टू गिव यू Na2SO4 डॉट 10 टाइम्स H2O। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है बेटा वो बराबर है हीट ऑफ, अब मैं एक बार के लिए पूरा लिख रहा हूं, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। लेकिन बेटा किसका हीट ऑफ हाइड्रेशन? Na2SO4। क्लियर है बेटा? ये भी यहां पर आपके पास सॉलिड ही है। ठीक है, तो बेटा इस हिसाब से आपको यहां पर अपने एग्जांपल्स लेने होंगे। अब आप मुझसे एक चीज सोच समझ के बताना। देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूंगा कि फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपसे कहूंगा CuSO4 के सामने आप ले आओ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो बेटा क्या बनेगा? ये बन जाएगा CuSO4 एक्वस, मतलब एक सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका जो डेल्टा H होगा बेटा वो बराबर होगा इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। मतलब जब भी आप पानी को लाओगे एक्सेस के बगैर, और कोई भी वैल्यू ले आओ, एक्सेस के बगैर कोई भी वैल्यू ले आओ, क्या बेटा एक्सेस के बगैर 6 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स भी नहीं है एक वैल्यू? क्या 5 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स भी नहीं है एक वैल्यू? तो बेटा यहां पर आपके पास क्या पेंटाहाइड्रेट बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि आपने पानी कितना लिया है? 6 टाइम्स। तो मतलब बेटा आपने क्या किया है? आपने कॉपर सल्फेट का एक ऐसा सॉल्यूशन बना दिया है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल के 6 हैं। हालांकि हमें पेंटाहाइड्रेट जब यूज करना होगा, जब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बनाना होगा, तो हम 5 टाइम्स ही लेंगे। यहां पर कितना लिया? 6। बेटा यहां पर एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या है? इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन बेटा यहां पर एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या है? हीट ऑफ हाइड्रेशन। लेकिन सर यहां पर भी तो आपने जो पानी लिया है वो भी लिमिटेड है, 5 ही लिए हैं, इनफाइनाइट नहीं है, एक्सेस नहीं है। यस बेटा, देन यू हैव गॉट इट राइट। Heat of hydration is integral heat of solution, but every integral heat of solution is not heat of hydration. ये बात बेटा समझने की है। हर कोई heat of hydration integral heat of solution है, बट हर कोई इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं है। क्यों बेटा? जब भी आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन लिखना होगा तो आपके लिए तो फिक्स है ना कि पानी कितना लेना है, एंड ऑब्वियस सी बात है बेटा पानी कभी भी एक्सेस में नहीं लेना होगा। जब भी आप पानी लोगे उसका कोई लिमिटेड अमाउंट लेना होगा। लिमिटेड अमाउंट का मतलब तो इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिमिटेड अमाउंट इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन तो ठीक, लेकिन हर कोई लिमिटेड वैल्यू हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं है बेटा। जैसे आपने यहां पर देखा, यहां पर है 6 टाइम्स H2O, यहां पर है 5 टाइम्स H2O, तो इसको आप कह सकते हो डेल्टा H इज इक्वल टू हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ CuSO4। यू कैन इवन कॉल इट एज इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। ये दोनों ठीक है बेटा। इन 5 टाइम्स H2O, बिल्कुल ये ठीक है। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए हैं ना आपने। लेकिन बेटा यहां पर भी आप लिख सकते हो डेल्टा H इज इक्वल टू इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इन किसमें? in 6 water molecules। लेकिन बेटा this is not equal to heat of hydration of CuSO4, because बेटा heat of hydration के लिए आपको 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ही चाहिए। तो यहां पर ये इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन तो है, नो डाउट, बट बेटा ये हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं है। क्लियर? तो यहां पर बेटा आपको यहां पर ये समझना है कि एवरी हीट ऑफ हाइड्रेशन इज इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा मैं आपके लिए वही लिख रहा हूं यहां पर, एवरी heat of hydration, every heat of hydration is integral heat of solution, is integral heat of solution। ठीक है, but vice versa is not true। ठीक है बेटा, लेकिन वाइस वर्सा हमेशा ट्रू नहीं है कि हर एक हीट ऑफ सॉल्यूशन, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन को हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे, ऐसा नहीं है बेटा। लेकिन हर हीट ऑफ हाइड्रेशन को हम इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं।
ठीक है, तो बेटा ये टर्म्स हीट ऑफ सॉल्यूशन, ये टर्म जो हमने पढ़ी है कि इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, बेटा ये टर्म हीट ऑफ डाइल्यूशन और ये टर्म हीट ऑफ हाइड्रेशन, चारों की चारों आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी जाकर बेटा आप सवाल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आप देखिए उससे कैसे आता है। देखिए बेटा सवाल क्या है, द क्वेश्चन सेज, और एक और पॉइंट भी है बेटा जो मैं बताना भूल गया, हीट ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इस पॉइंट को भी प्लीज याद रखिएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, प्लीज याद रखिएगा इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। द क्वेश्चन सेज द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉलिड, द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉलिड, बेटा इसका हीट ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 15.3 किलो जूल्स पर मोल, किलो जूल पर मोल, एंड दैट ऑफ CuSO4.5 times H2O solid is कितना है 17.7, आई गेस, यस, इज 17.7 किलोजूल पर मोल। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रेशन, कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रेशन, कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ CuSO4 सॉलिड। ठीक है बेटा, अब ये बेटा एक अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा बेटा। देखो सबसे पहले बेटा आपको दिया गया है हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉलिड। अब बेटा पहले तो आप मुझे ये बताओ कि क्या कॉपर सल्फेट सॉलिड अपना हाइड्रेटेड फॉर्म बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। तो इसका जो ये हीट ऑफ सॉल्यूशन है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, फॉर ऑल दोस एनहाइड्रस फॉर्म्स विच कैन फॉर्म द हाइड्रेटेड फॉर्म, हीट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो बेटा पहली रिएक्शन जो मैं लिखूंगा वो मैं ऐसे लिखूंगा, CuSO4, ठीक है, सॉलिड, बेटा इसके साथ मैं करूंगा H2O एक्सेस। सर आपको कैसे पता चला एक्सेस ही लेना है? बिकॉज बेटा मुझे हीट ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है। क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा CuSO4 एक्वस। ठीक है सर, इसका डेल्टा H किसके बराबर है? हीट ऑफ सॉल्यूशन के। बेटा हीट ऑफ सॉल्यूशन 15.3 दिया गया है, लेकिन बेटा ख्याल रखिएगा ये होगा -15.3 किलो जूल्स पर मोल। क्लियर? उसी तरीके से बेटा अब आपको किसका और दिया गया है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। बेटा जब आप इसको पानी में डालोगे, एक्सेस में डालोगे बेटा, तो ये भी क्या बनाएगा? ये भी बनाएगा CuSO4 और बेटा ये भी बनाएगा एक्वस। डेल्टा H इज इक्वल, देखते हैं बेटा, अब याद कीजिए दूसरा रूल क्या था कि सारे हाइड्रेटेड फॉर्म्स का हीट ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होता है। तो बेटा इसका अगर 17.7 है तो हम भी प्लस में ही लेंगे 17.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आप हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालिए। जरा बेटा आप हीट ऑफ हाइड्रेशन वाली रिएक्शन एक लिखना। सो हम क्या कहेंगे? फॉर हीट ऑफ हाइड्रेशन, फॉर हीट ऑफ हाइड्रेशन, फॉर हीट ऑफ हाइड्रेशन द रिएक्शन इज, जरा बेटा हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए द रिएक्शन इज, रिएक्शन क्या होगी बेटा? रिएक्शन होगी CuSO4 सॉलिड डॉट, नहीं डॉट नहीं, प्लस 5 times H2O, this gives you CuSO4.5 times H2O। बेटा आपको इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है, क्योंकि इसी रिएक्शन का डेल्टा H होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब बेटा बहुत ही आसान सवाल है, आपको अपनी इन दी गई रिएक्शंस से की मदद से इस रिएक्शन को किसी तरीके से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बेटा आप देखो, आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट राइट साइड में चाहिए आपको, लेकिन आपके पास जो दो रिएक्शंस हैं, इफ आई नेम दिस रिएक्शन एज फर्स्ट एंड इफ आई नेम दिस रिएक्शन एज सेकंड, बेटा मेरा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कहां है? लेफ्ट साइड में। मुझे ये किस साइड में चाहिए? राइट साइड में। तो बेटा मैं कहूंगा रिवर्सिंग फर्स्ट, सॉरी रिवर्सिंग सेकंड। बेटा जैसे ही मैं सेकंड को रिवर्स करूंगा, जरा ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा CuSO4 एक्वस,
गुड, गिव्स यू CuSO4.5 टाइम्स H2O, गुड। और बेटा मुझे ये क्या दे रहा है, और मुझे ये देगा H2O एक्सेस। तो बताइए बेटा इस रिएक्शन का डेल्टा H कितना होगा। सिंस यू हैव रिवर्स्ड द रिएक्शन, डेल्टा H बेटा अपना साइन चेंज कर लेगा, ये बनेगा -17.7 किलो जूल्स पर मोल। बेटा ये रही आपकी थर्ड। ठीक है सर, अब क्या चाहिए बेटा, इस साइड से क्या चाहिए, CuSO4 प्लस 5 टाइम्स H2O। ये देखो बेटा CuSO4 चाहिए, यस। सो व्हाट यू डू, यू ऐड फर्स्ट एंड थर्ड। बेटा आप क्या काम करो, आप ऐड करो फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट और थर्ड को सर ऐड करेंगे तो पहले क्या मिलेगा बेटा, देखो आपके पास मिलेगा CuSO4 सॉलिड, ठीक है। अब बेटा बहुत सारे जो बच्चे होंगे जो बहुत ही खतरनाक होंगे, जो बहुत तेज होंगे, वो क्या कहेंगे, वो बोलेंगे अरे देखो इधर का CuSO4 एक्वस और इधर का CuSO4 एक्वस, ये तो अपोजिट साइड में है, इनको कैंसल आउट कर लेंगे। ना बेटा ना ना ना, इनको खत्म नहीं कर सकते हो आप। अगर आपने इन दोनों को कैंसल आउट कर दिया बेटा, आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट दिस बेटा, जस्ट थिंक अबाउट दिस। CuSO4 सॉलिड पहले हमने लिखा, ठीक है। वाटर एक्सेस जरूर कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा CuSO4, बेटा जी ये आएगा एक्वस, मैंने ये वाला लिखा, और इसका CuSO4 एक्वस बेटा मैं यहां पर माइनस करके ले आऊंगा, ठीक है। चलिए बेटा हो गया ठीक, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। बेटा आप देखोगे आपके पास यहां पर सिर्फ बचेगा CuSO4.5 टाइम्स H2O, और बेटा ये भी बनेगा सॉलिड। जरा बेटा आपने ये रिएक्शन कैसे बनाई है, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके, तो इनका डेल्टा H भी ऐड हो जाएगा। मतलब बेटा -15.3 -17.7, तो बेटा आप देखोगे ये बनेगा मेरे हिसाब से 7 और 5 12, 12 तो 1 13, तो बेटा मेरे हिसाब से ये बनेगा -33 किलो जूल पर मोल। लेकिन सर हमें तो ये वाली रिएक्शन बनानी है, ठीक है, लेकिन हमें तो कुछ ऐसी रिएक्शन आ गई। जरा बेटा अब जरा सोचते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। जब बेटा आपने हीट ऑफ सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का लिखा, उसमें आपने पानी कितना लिया, एक्सेस। चलिए बेटा मैं आपको ये बताता हूं कि एक्सेस का मतलब हम क्या लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेस का मतलब 100 है, एक्सेस का मतलब 100 है। तो बेटा जब आपने ये कॉपर सल्फेट बनाया होगा, तो जो आपने एक्वस लिखा वो कितने पानी में है, 100 वाटर में है। जरा बेटा जब आपने इसका हीट ऑफ सॉल्यूशन लिखा, आपने यहां पर भी लिया ना वाटर एक्सेस, तो वाटर एक्सेस हमने कितना माना था, 100। जरा बेटा जो ये CuSO4 एक्वस है, क्या ये 100 में है, ना बेटा ना, ये तो 105 में है। कैसे सर 105, अरे बेटा 100 तो इसका मतलब ठीक, लेकिन बेटा 5 तो इसके भी है ना। तो इसका मतलब बेटा इस CuSO4 एक्वस और इस CuSO4 एक्वस में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स का फर्क है। इसीलिए बेटा मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि क्या इन दोनों में कोई फर्क है, और मैंने कहा था आगे चलकर देखेंगे, बिल्कुल बेटा इन दोनों में फर्क है। कितने का फर्क है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो क्या जब हमने ऐड किया था इसको ऐसे और ऐसे कैंसिल कर सकते थे, नहीं बेटा। ये CuSO4 कहां का है, ये CuSO4, दिस CuSO4 हैज एक्चुअली कम फ्रॉम दिस वन, और ये CuSO4 कितने में है, 105 में, ठीक है बेटा। जब हमने रिवर्स किया तब जाकर ये लेफ्ट साइड पर आया ना, मतलब बेटा ये 105 में है। This CuSO4 is in 105 water molecules and this CuSO4 जिसको आपने राइट से लेफ्ट में लाया है बेटा, ये कितने में है, 100। बेटा जब आप 105 में से 100 सब्ट्रैक्ट करोगे, आई एम प्रिटी मच श्योर बेटा आप सब इसके साथ एग्री करोगे कि ये रिएक्शन बन जाएगी CuSO4 सॉलिड प्लस 5 टाइम्स H2O। दिस गिव्स यू CuSO4.5 टाइम्स H2O, और बेटा इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है दैट इज -33 किलो जूल पर मोल। बेटा यही आपका आंसर भी है। सर ये कैसे, हमें ये वाला समझ में नहीं आया। बेटा खुद सोचो ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या है, ये वाली रिएक्शन। बेटा मैंने बना दी ना ये वाली रिएक्शन, CuSO4 प्लस 5 टाइम्स H2O गिव CuSO4.5 टाइम्स H2O, डेल्टा H इज इक्वल टू -33 किलो जूल पर मोल। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एग्जाम में दिया गया होता यहां पर फॉर एग्जांपल Na2SO4 उसका हीट ऑफ सॉल्यूशन, और बेटा जब यहां पर दिया गया होता Na2SO4.10 टाइम्स H2O, इसका हीट ऑफ सॉल्यूशन भी दिया होता, तो जब आपके पास यहां पर बनता ना Na2SO4 एक्वस, और बेटा जब आपके पास यहां पर बनता Na2SO4 एक्वस, तो क्या ये एक्वस एक्वस दोनों सेम है, बिल्कुल भी नहीं। बेटा ये एक्वस किसने में है, 100 में, बेटा ये एक्वस कितने में है, 110 में। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे बेटा, वो कितना आ जाएगा, वो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के बराबर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आखिर हमने ये वाला कहां गया, ये वाला CuSO4
और ये वाला CuSO4 कैंसल क्यों नहीं किया? बिकॉज बेटा ये 100 मॉलिक्यूल्स में है, ये 105 में है, ये कैंसल आउट नहीं होंगे। उल्टा इन दोनों का जो डिफरेंस है बेटा वो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स के बराबर आ जाएगा, जिसका यूज मैंने बेटा इधर पर किया है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां पर आपके लिए कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। दिस इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, दिस इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और ये क्या होता है बेटा? दिस इज एंथैल्पी चेंज व्हेन, ध्यान से बेटा, 1 gram equivalent of strong acid reacts with 1 gram equivalent of strong base. Enthalpy change when 1 gram equivalent of strong acid reacts with 1 gram equivalent of strong base is known as heat of neutralization. Is known as heat of neutralization. तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्ट करे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो वहां पर जो एंथैल्पी चेंज होती है दैट इज नोन एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या मतलब इसका? देखो बेटा, अगर आप बेटा कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे ना, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लो बेटा, आप देखोगे उस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपसे कहूंगा आपके पास है HCl, बेटा आपके पास है NaOH। ठीक है, अब देखिए बेटा HCl और NaOH मिलकर बेटा बना देते हैं NaCl प्लस H2O। इस रिएक्शन का भी कुछ डेल्टा H होगा ही होगा। देखिए बेटा HCl एक स्ट्रॉन्ग है, सो आई कैन राइट दिस एज H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बेटा NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस। ठीक है, और बेटा मैं इसको क्या करूंगा, आई विल राइट दिस एज Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस प्लस H2O। जरा बेटा ये Na और ये Na, ये Cl और ये Cl कैंसल, बेटा एंड में ये रिएक्शन बचेगी क्या? H पॉजिटिव प्लस OH माइनस, दिस गिव्स अस H2O। तो लेकिन ये तो मैंने लिया HCl NaOH का, कोई और भी देख सकते हैं बेटा। जैसे हमारे पास बेटा हो H2SO4, बेटा इसके साइड में मैं ले लूं ट्वाइस NaOH। ठीक है बेटा, ये क्या बना के देगा? ये देगा बना के Na2SO4, बेटा ये बना देगा प्लस H2O। ठीक है, अब बेटा अगर आप इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करोगे, H2SO4 ये देगा ट्वाइस H पॉजिटिव, अच्छा यहां पर बेटा आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा, प्लस ट्वाइस Na पॉजिटिव, बेटा और क्या मिलेगा? SO4 माइनस 2, और बेटा क्या मिलेगा? ट्वाइस OH माइनस। यहां से क्या मिलेगा बेटा? ट्वाइस Na पॉजिटिव, ठीक है, और क्या मिलेगा? SO4 माइनस 2, और क्या मिलेगा? और मिलेगा 2 टाइम्स H2O। अब बेटा आप देखो ट्वाइस Na पॉजिटिव, SO4 माइनस 2, SO4 माइनस 2 कैंसल, बेटा ये 2 और ये 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा। आप देखोगे H पॉजिटिव प्लस OH माइनस अगेन बिकम्स H2O। तो दैट मीन्स बेटा कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की आप रिएक्शन करवाओ बेटा, अल्टीमेटली वो बन जाएगी H पॉजिटिव प्लस OH माइनस गिव्स H2O। H positive plus OH minus gives H2O, and remember beta, whenever H positive plus OH minus combines to give H2O, the energy is always fixed beta। delta H का वैल्यू होता है -13.7 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट, -13.6 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। बिल्कुल ठीक है बेटा, तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं -13.6 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। मतलब बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा फॉर एग्जांपल HNO3 रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेटा क्या देगा? दिस गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस, बेटा दिस आल्सो गिव्स मी, आप ट्वाइस कर लो, ट्वाइस H2O।
बेटा अगर मैं कहूंगा बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना है, आपको कुछ नहीं सोचना है, इट इज ऑलवेज -13.6 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। क्यों बेटा, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रिएक्शन हमेशा कन्वर्ट हो जाती है H पॉजिटिव प्लस OH माइनस गिव्स H2O, H पॉजिटिव प्लस OH माइनस गिव्स H2O। बेटा आप इसमें भी करके देख लेना, ये भी बनेगा H पॉजिटिव प्लस OH माइनस गिव्स H2O, तो उसका भी तो डेल्टा H हमेशा के लिए फिक्स है ना, -13.7 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। तो बेटा यहां पर भी ये फिक्स वैल्यू याद रख लो। क्लियर। और बेटा साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटा वो क्या है, वो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये भी क्या है, ये भी हमेशा एक्सोथर्मिक है, हमेशा क्या है बेटा, ये एक्सोथर्मिक है। ठीक। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, 1 किलो कैलोरीज इज इक्वल टू 4.2 किलो जूल्स। 1 किलो कैलोरी जो है वो 4.2 किलो जूल्स के बराबर है। इस पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, देखो ध्यान से। अब आपको बेटा यहां पर सोचना ही पड़ेगा, तब जाकर आपके पास क्वेश्चन आएगा। देखो बेटा अगर मैं लिखूंगा ना यहां पर H2SO4 प्लस ट्वाइस NaOH गिव्स मी Na2SO4 प्लस 2 टाइम्स H2O। ठीक है बेटा, अब जैसे मैं आपसे कहूंगा बताइए बेटा मुझे इसका डेल्टा H किसके बराबर है, तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि सर यहां पर तो है स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां पर तो है स्ट्रॉन्ग बेस, ये देता है वाटर। तो ठीक है सर, यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा -13.6 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। तो मैं कहूंगा बेटा यहां पर आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर आप देखोगे ना H2SO4 प्लस ट्वाइस NaOH की रिएक्शन, तो बेटा आप देखो इसकी जो एंड की रिएक्शन बनती थी वो बनती थी ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH माइनस गिव्स ट्वाइस H2O। फिर मैंने 2 कैंसिल तो कर लिया था, लेकिन ओवरऑल ये रिएक्शन बनती है ट्वाइस H पॉजिटिव ट्वाइस OH माइनस गिव्स ट्वाइस H2O। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि यहां पर जो रिएक्शन बन रही थी, यहां पर जो रिएक्शन बन रही थी उसको असल में आपने इस रिएक्शन से जोड़ने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। असल में इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तब जाकर तो यहां की ये रिएक्शन बनी ना। और हर किसी थर्मोकेमिकल रिएक्शन को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, या 3 से या 4 से या 5 से या n से, तो उसके डेल्टा H को भी बेटा वही मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर तो बेटा डेल्टा H नहीं बराबर है इसके, उल्टा बेटा यहां पर डेल्टा H बराबर आ जाएगा -2 इंटू 13.7 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। लेकिन क्यों सर, लेकिन क्यों सर, बेटा वो इसलिए क्योंकि यहां पर मोल्स स्पेसिफाई नहीं है, मोल्स स्पेसिफाई नहीं है, मोल्स इन द सेंस कि इक्विवेलेंट्स नहीं दिए गए हैं। मतलब यहां पर कुछ नहीं लिखा गया है कि आखिर आपने इसके कितने इक्विवेलेंट्स लिए हैं, इसके कितने इक्विवेलेंट्स लिए हैं। तो बेटा आप जानते हो जब कुछ नहीं दिया गया होगा तो हम इन कोफिशिएंट्स को मोल्स मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जरा बेटा यहां पर H2SO4 के कितने मोल्स हैं 1, लेकिन H2SO4 के कितने n फैक्टर क्या होता है 2। तो बेटा मैं कहूंगा ना इसके इक्विवेलेंट्स कितने हैं, बेटा इसके इक्विवेलेंट्स है मोल्स तो 1 है, n फैक्टर 2 है, तो बेटा इसके इक्विवेलेंट्स 2 है। बेटा जरा सोच के देखो NaOH के मोल्स, NaOH के मोल्स बेटा मोल्स तो 2 है और NaOH का n फैक्टर बेटा 1 है, तो आप लिखोगे यहां पर इसके भी 2 इक्विवेलेंट्स हैं। बेटा हमने कहा है -13.7 किलो कैलोरीज हर इक्विवेलेंट के लिए, लेकिन बेटा यहां पर तो हर एक में 2-2 इक्विवेलेंट्स हैं। तो इसका मतलब बेटा आपको एक इक्विवेलेंट के लिए अगर 13.7 है तो 2 के लिए कितना होगा, वो होगा -2 इंटू 13.7 किलो कैलोरीज। इक्विवेलेंट तो यहां पर नहीं आएगा बिकॉज आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो डेल्टा H कितना होगा -2 इंटू 13.7। अब इसी रिएक्शन को बेटा देखो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम सेइंग H2SO4 प्लस ट्वाइस NaOH, दिस गिव्स यू Na2SO4 प्लस 2 टाइम्स H2O। बेटा इसका डेल्टा H किसके बराबर, जब मैंने इसका भी एक इक्विवेलेंट लिया है, इसका भी एक इक्विवेलेंट लिया है। अब देखो बेटा क्वेश्चन अब आपसे वहीं से कह रहा है कि आपने इसका एक इक्विवेलेंट लिया, इसका एक इक्विवेलेंट लिया, बेटा अब आंसर जरूर आ जाएगा -13.7 किलो कैलोरीज। यहां पर चूंकि कुछ नहीं लिखा गया था तो हम इसको मोल्स मानते हुए इक्विवेलेंट्स निकालकर हमने आंसर दिया, लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करके है कि इसका भी एक इक्विवेलेंट है, इसका भी एक इक्विवेलेंट है, तो हमेशा जो डेल्टा H होगा वो कितना होगा -13.7 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। Is this clear? So that is very, very, very important point. अब बेटा हम अपने नए टॉपिक की तरफ आते हैं जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है। एक बार बेटा आपको वो समझ में आ गया ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ी चीज सीख ली। क्या है वो चीज, वो मैं आपको बताता हूं।
ठीक है। अब देखो बेटा, अभी हमने जो ये केस पढ़ा वो हमने पढ़ा कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज द एंथैल्पी चेंज। ठीक है, व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद वन इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेटा हमें जानते हैं कि हर एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हमेशा और हमेशा कन्वर्ट हो जाती है H पॉजिटिव प्लस OH माइनस में। ठीक है, तो उसका जो हमारे पास डेल्टा H है तो वो कितना था, -13.7 किलो कैलोरीज। अब चूंकि हर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कन्वर्ट हो जाती है H पॉजिटिव OH माइनस गिव्स H2O में, तो हमें याद ही रख लिया कि किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो एंथैल्पी चेंज है, यानी कि इसकी जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, दैट इज ऑलवेज -13.7 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्या है, दैट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब मैं इसको HON लिख रहा हूं बेटा, फॉर किसका बेटा, फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेटा ये समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और बेटा इसी के बाद तीसरा केस आएगा, दैट विल बी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। और बेटा फिर लास्ट में आएगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस, तो वो आपको देखना पड़ेगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बेटा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या मतलब इसका, लेट अस टेक एन एग्जांपल बेटा, लेट अस टेक एन एग्जांपल CH3COOH प्लस NaOH। ठीक है बेटा, ये हमें देगा CH3COONA प्लस बेटा ये हमें देगा H2O। अब बेटा हमें इसका डेल्टा H लिखना है। ठीक है, अब सर हम एक चीज देखेंगे, क्या हम इस रिएक्शन को अल्टीमेटली बोलेंगे कि ये H पॉजिटिव प्लस OH माइनस गिव्स H2O है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बेटा यहां पर इसको तो तोड़ सकते हो लेकिन इसको आप नहीं तोड़ सकते, बिकॉज दिस इज ए वीक एसिड, दिस इज ए वीक एसिड। नाउ हाउ डू यू डू दिस, हाउ डू वी प्रोसीड अबाउट दिस? देखो बेटा, सबसे पहले आपको इस चीज के साथ तो एग्री करना ही होगा कि हमारे पास जो CH3COOH है, दिस CH3COOH will dissociate as, बेटा ये डिसोशिएट करेगा as CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और NaOH को तो बेटा छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा इनटू Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस। ठीक है, ओके, हो गया। चलिए बेटा अब क्या होगा, देखो क्या ये सारा का सारा NaOH खत्म हो जाएगा? क्या ये सारा का सारा NaOH खत्म हो जाएगा? लगता तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब H पॉजिटिव ही सारा नहीं मिल रहा है तो वो कहां इसके साथ पूरी तरह से रिएक्ट कर पाएगा। ऐसा बेटा बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन बेटा आप सोच के देखो इसने थोड़ा बहुत तो कर दिया होगा ना H पॉजिटिव प्रोड्यूस, देयर इज नो डाउट इन दिस। अब NaOH के पास तो OH माइनस खुला पड़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, तो ये OH माइनस क्या करेगा, इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा, H पॉजिटिव और OH माइनस आपस में रिएक्ट करेंगे, यस बेटा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। वहां से क्या बेटा निकलेगी, एनर्जी। अच्छा, वो एनर्जी आ जाएगी बेटा, जो वो एनर्जी है ना, जो वो एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी का कुछ पार्ट यूज हो जाएगा फिर से इसको तोड़ने के लिए। क्या मतलब तोड़ने के लिए, कुछ समझ में ही नहीं आया बेटा। आप देखो लीचेटलियस प्रिंसिपल क्या कहता है, लीचेटलियस प्रिंसिपल कहता है कि जब आप कोई भी प्रोसेस करोगे तो रिएक्शन अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए उसका बिल्कुल अपोजिट करेगी। बेटा आपने इसमें डाल दिया NaOH, क्या NaOH इसके साथ डिस्टर्बेंस करेगी? यस, NaOH इसका H पॉजिटिव खत्म कर लेगी, आप इसका कंसंट्रेशन कम करोगे। बेटा जैसे ही कंसंट्रेशन कम करोगे इसको क्या करना पड़ेगा, डिसोशिएट होना पड़ेगा, ये फॉरवर्ड आ जाएगा। कहां आ जाएगा, फॉरवर्ड। अच्छा, ये फॉरवर्ड आएगा, ठीक है फॉरवर्ड आएगा, लेकिन बेटा फॉरवर्ड आने का मतलब हो गया ना कि इसको टूटना है, और बेटा टूटने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। टूटने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए बेटा। तो वो एनर्जी कहां से आएगी बेटा, H पॉजिटिव और OH माइनस जब कंबाइन होंगे बेटा उससे थोड़ी बहुत एनर्जी आएगी, उस थोड़ी बहुत एनर्जी से बेटा फिर से ये टूटेगा। ठीक है, टूटेगा तो और सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आएगा बेटा, और सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आ गया, OH माइनस पड़ा हुआ है, OH माइनस और रिएक्ट करेगा बेटा, और एनर्जी बाहर, और एनर्जी बाहर बेटा, ये फिर से टूटेगा। और आपको नहीं लगता है ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक CH3COOH भी कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोशिएट। अब बेटा देखना, हमें पता है कि H पॉजिटिव और OH माइनस जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एनर्जी बाहर छोड़ते हैं -13.7 किलो कैलोरीज। क्लियर?
लेकिन बेटा क्या यहां पर भी -13.7 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? वो इस वजह से नहीं आएगा कि पहली बार जब H पॉजिटिव और OH माइनस मिले बेटा, उन्होंने एनर्जी लिबरेट की, लेकिन उस एनर्जी का कुछ पार्ट तो यूज हुआ ना इसको फर्दर तोड़ने के लिए। फर्दर जब ये टूटा तो फिर से H पॉजिटिव OH माइनस ने रिएक्शन की, फिर से एनर्जी लिबरेट हो गई, लेकिन फिर से उसका एक पार्ट इसके लिए यूज हुआ। जरा बेटा सोच समझ के मुझे बताओ, कितने अमाउंट से 13.7 इज द अल्टीमेट वन, 13.7 से ज्यादा एनर्जी बाहर नहीं आ सकती है। एक एक्सेप्शनल केस है, वो हम लास्ट में देखेंगे। 13.7 से ज्यादा एनर्जी तो बाहर नहीं आ सकती, बिकॉज 13.7 इज वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब जाहिर सी बात है बेटा, ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस तो ठीक, लेकिन वीक एसिड है। क्या इस केस में भी 13.7 बाहर आएगी? नहीं बेटा, इस केस में 13.7 से थोड़ा कम बाहर आएगी। सर पहले आप ये बताइए कि आपको ये कैसे पता चला कि एनर्जी बाहर ही आएगी? वो इसलिए बेटा, बिकॉज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हीट कितनी बाहर आ रही है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हीट बाहर आ रही है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो सिंस न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहां पर भी हीट बाहर आ जाएगी, लेकिन क्या वो बाहर जो हीट आने वाली है 13.7 होगी? ना बेटा, उस 13.7 में से कुछ हिस्सा यूज हो गया होगा, किसको? CH3COH को तोड़ने के लिए। और बेटा किसी भी सबस्टेंस को अपने आयंस में तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी आपने दे दी, एक सबस्टेंस कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा अपने आयंस में। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर से जो नेट में एनर्जी बाहर आएगी वो कम होगी एज कंपेयर टू 13.7 किलो कैलोरीज। कितने अमाउंट से? जो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। जितनी बेटा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, उतने अमाउंट से जो नेट में एनर्जी बाहर आएगी वो कम हो जाएगा। मतलब बेटा यहां पर जो डेल्टा H होगा, दैट विल बी इक्वल टू -13.7। तो तब होता जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें से भी तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जो बेटा थोड़ा सा कम होगा, दैट विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ CH3COOH। 100% क्लियर बेटा, मुझे लगता है होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो बेटा एक बार फिर से आप वीडियो को रिवाइंड करो, अभी आपको यहां से और भी पता चलेगा और आगे और भी पता चलेगा। सो दैट मीन्स बेटा, अगर मैंने आपसे ये कहा, देखो बेटा क्या, जैसे बेटा एक पॉइंट बताता हूं, फॉर एन एसिड विच रिएक्ट्स विथ, मान लीजिए बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक एसिड जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वाज, मान लीजिए बेटा 10 किलो जूल, 10 किलो कैलोरीज वाज 10 किलो कैलोरीज। माइनस में दिया गया है, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज एक्सोथर्मिक है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एसिड। जरा बेटा सोच समझ के मुझे एक चीज बताइए, जितने अमाउंट से एनर्जी कम होती है 13.7 के मुकाबले में, वही नहीं होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस किस के बीच में है? एसिड में और एक बेस में। अच्छा सर पहले तो आप ये बताइए, क्या CaOH होल ट्वाइस एक स्ट्रॉन्ग बेस है? यस। सर आपको ये कैसे पता चला कि ये एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है? बेटा अगर ये एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता ना, तो इसका जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो 10 नहीं होता बेटा, वो होता 13.7। लेकिन चूंकि ये 13.7 से कम है बेटा, मुझे आइडिया लग गया, बेस तो स्ट्रॉन्ग ही है बेटा, ये एसिड ही वीक होना चाहिए। और जितने अमाउंट से बेटा ये एनर्जी कम हुई होगी, वही होगी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एसिड। तो बेटा मैं यहां पर कहूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एसिड इज इक्वल टू 13.7 में से 10 निकालो बेटा, दैट इज 3.7 किलो कैलोरीज। मेरा आंसर आ गया। अब बेटा यहां पर भी देख लो, जैसे बेटा मैं आपसे कहूंगा आपके पास है HCl, बेटा आपके पास है NH4OH, ठीक है बेटा, क्या बनाता है बेटा? ये बनाता है NH4Cl प्लस क्या बनाता है बेटा? H2O। अब बेटा आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो कि डेल्टा H कितना है। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आखिर इसका डेल्टा H कितना होगा। तो बस आपके लिए इतने हिंट काफी है कि जो वीक होता है उसकी जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, उससे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिक्रीज होती है इन कंपैरिजन टू 13.7। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो बेटा सोचना ही नहीं है, आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 13.7। अगर एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, आंसर विल बी इक्वल टू 13.7 माइनस द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द वीक। अगर दोनों ही वीक है तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ वीक एसिड
और वीक बेस दोनों सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, कितने में से? 13.7 में से, ताकि आपके पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ जाए। क्या मतलब बेटा? जो इसका फोर्थ केस है बेटा, दैट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेटा कितनी है वो देखिए। जैसे बेटा आपके पास हो CH3COOH प्लस बेटा आपके पास हो NH4OH, ठीक है। जरा बेटा आप लिखो इसको, व्हाट विल दिस बिकम? दिस विल बिकम CH3COONH4 प्लस H2O। बेटा मैं कहूं इसका डेल्टा H बताओ कितना होगा? तो बेटा इसका डेल्टा H आप आंखें बंद करके बेटा बोल सकते हो, डेल्टा H इज इक्वल टू -13.7। क्या इतना होगा? नहीं, इसमें से कोई चीज घटानी पड़ेगी, घटाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। दैट विल बी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ CH3COOH। क्या इतना ही? नहीं, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा किसका? NH4OH का। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप बेटा ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के चारों केस आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक, अब इस पर बेटा हम एक सवाल कर लेते हैं, उस सवाल से आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए बेटा हमारे पास एक केस है, क्वेश्चन है बेटा। केस क्या, क्वेश्चन ही एक है। क्वेश्चन स्टेट्स बेटा, इफ द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of acetic acid with NaOH is कितना दिया गया है बेटा? -10.3 किलो कैलोरीज। -10.3 किलो कैलोरीज। क्वेश्चन कह रहा है बेटा फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एसिटिक एसिड। तो बेटा मुझे नहीं लगता है कि मुझे ज्यादा कुछ सोचना पड़ेगा या आपको कोई प्रॉब्लम होगी। यस, इट इज क्लियरली विजिबल इसको समझने में बेटा। तो क्या इसका आंसर आएगा? हम जानते हैं बेटा, ये रिएक्शन जब आप लिखोगे CH3COOH प्लस NaOH, बेटा क्या मिलता है? CH3COONA प्लस H2O। बेटा इसकी जो डेल्टा H क्वेश्चन वहीं से कह रहा है वो है -10.3 किलो कैलोरीज। लेकिन बेटा हम अगर जानेंगे, हमको अगर पता है इसका डेल्टा H ऑल्सो, डेल्टा H इसका बराबर होगा -13.7 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ CH3COOH। ये तो हमें भी पता है, लेकिन बेटा हमारे हिसाब से डेल्टा H इतना होना चाहिए, इसके हिसाब से डेल्टा H इतना है। क्या एक रिएक्शन के दो डेल्टा H हो सकते हैं? नहीं, मतलब बेटा ये और ये आपस में बराबर है। आई विल राइट -13.7 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ CH3COOH, बेटा वही बराबर है -10.3 के, जिसका मतलब बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ AA स्टैंड्स फॉर एसिटिक एसिड, वो बेटा बराबर होगा 13.7 -10.3। 7 में से 3 गया बेटा 4, दिस इज 3.4 किलो कैलोरीज। आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल बट आई होप होगा। यस बेटा दिस इज क्लियरली विजिबल। तो बेटा इसका आंसर कितना है? 3.4 किलो कैलोरीज। सो ये 3.4 किलो कैलोरीज क्या है बेटा? दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ वीक एसिड, जो कौन है यहां पर? एसिटिक एसिड। अब सर अब क्या है? देखो बेटा अब क्या है हमारे पास, क्लियर हो गया बेटा ये। अब जो बेटा मैं आपसे कह रहा हूं वो ये कह रहा था कि जो आपके पास एक एक्सेप्शनल केस है बेटा, वो क्या है? देखो बेटा इसका जो एक एक्सेप्शनल केस है वो यहां पर है। ठीक, अगर आपके पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है बेटा किसका? HF का। ठीक है, देखो बेटा द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए वीक एसिड with strong base is less than, किससे होगा बेटा कम? -13.7 किलो कैलोरी से कम होगा। ठीक है, ठीक, वो इससे कम होगा। और बेटा याद रखिएगा -13.7 में जो माइनस है ना, ये सिर्फ इंडिकेट करता है हीट बाहर आ रही है। माइनस का मतलब ये नहीं कि अब आप कंपैरिजन लगाने बैठोगे बेस्ड ऑन माइनस, कि आप बोलोगे माइनस में छोटा बड़ा होता है। नहीं बेटा, ये माइनस सिर्फ एग्जीक्यूट इंडिकेट करता है कि हीट बाहर आ रही है।
तो बेटा द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस इज लेस देन 13.7 किलो कैलोरीज, इजंट इट? बट the only exception is that of हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब बेटा हम जानते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में हाइड्रोजन फ्लोराइड एक वीक एसिड है। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाओगे किसी बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाओगे, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि आंसर 13.7 से कम आएगा। नहीं बेटा, यहां पर आंसर 13.7 से भी ज्यादा आता है। हियर द heat of neutralization is greater than 13.7 किलो कैलोरीज। अरे सर आपने तो कहा था 13.7 मैक्सिमम है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बिल्कुल बेटा, आई एम स्टिल विद दैट। यहां पर क्या हो गया है, द extra heat that is evolved comes from the hydration energy of F minus ion, which is high due to small size of F minus। ठीक है बेटा, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, आप देखोगे ना F माइनस का, देखो चूंकि हमने इसको सबको किस में लिया होता है, पानी में लिया होता है। तो बेटा पानी में जब आप लेते हो तो आयंस को कौन घेरता है? आयंस को घेर लेता है पानी। पानी में भी आपको पता है पॉजिटिव एंड होता है, नेगेटिव एंड होता है। F माइनस का साइज बेटा बहुत छोटा है, फ्लोराइड का आयन का साइज बहुत छोटा है, और जितनी ज्यादा साइज छोटी होगी बेटा हाइड्रेशन उतना ज्यादा हो जाएगा। मतलब F माइनस आयन को बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे। किस एंड के थ्रू? पॉजिटिव एंड के थ्रू। अगर आप जानते हो वाटर मॉलिक्यूल में बेटा दो एंड्स होते हैं। कौन कौन से एंड्स? यहां पर डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर होता है 2 डेल्टा माइनस। तो ये डेल्टा पॉजिटिव वाला एंड किसको घेर लेगा? F माइनस को। बेटा F माइनस में है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा एनर्जी बाहर आएगी। वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी बाहर आती है, दैट एनर्जी इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। बाहर बेटा जो एनर्जी आ रही है, जो बाहर एनर्जी आती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं, आई एम सॉरी टू से, हाइड्रेशन एनर्जी उसको बोलते हैं। मतलब बेटा इस F माइनस को बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे। क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। और किसके थ्रू घेर लेंगे? अपने हाइड्रोजन के थ्रू। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेंगे बेटा, वहां से उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर आएगी। अब मैंने आपसे कहा था कि डेल्टा H होता है नेट, डेल्टा H होता है नेट एनर्जी का वैल्यू। इसीलिए बेटा यहां पर एनर्जी 13.7 से भी थोड़ी ज्यादा आ जाती है, बिकॉज F माइनस का साइज बहुत छोटा है। बहुत छोटा होने की वजह से हाइड्रेशन ज्यादा होती है, और जब हाइड्रेशन भी ज्यादा होगी, मतलब जब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे, तब जाहिर सी बात है बेटा एनर्जी भी जो बाहर आएगी वो भी ज्यादा ही होगी। आई होप आई एम क्लियर एट दिस पॉइंट। ठीक है, नाउ इस एक्सेप्शन को बेटा याद रखिएगा, बाकी सब अपने ही रूल के हिसाब से चलता है, और इस एक्सेप्शन का रीजन भी क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा अब हमारे पास एक टॉपिक नेक्स्ट है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं। इट इज अ डिवाइस या apparatus which is used to measure क्या? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और हीट ऑफ कंबस्टन। ये एक बेटा ऐसा डिवाइस है जिससे हम निकाल लेते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ कंबस्टन। ठीक है, प्लीज बी वेरी श्योर अबाउट दिस। ठीक है, नाउ इट कैन वर्क अंडर constant volume condition
और कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, या फिर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। बेटा या तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन के हिसाब से वेरी कर सकता है, वर्क कर सकता है, या कांस्टेंट प्रेशर के हिसाब से। अब देखिए बेटा आखिर में बॉम्ब कैलोरीमीटर होता क्या है। देखो बेटा बॉम्ब कैलोरीमीटर एक apparatus होता है जिसकी सारी की सारी वॉल्स जो है बेटा ये एडियाबेटिक वॉल्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? एडियाबेटिक वॉल्स। अब जब इसकी वॉल्स बेटा एडियाबेटिक है, ठीक है, इसकी ये वॉल, इसकी ये वॉल, दीज आर ऑल एडियाबेटिक वॉल्स। ठीक, और बेटा हम जानते हैं एडियाबेटिक वॉल्स हीट जो जनरेट होगी उसको बाहर नहीं जाने देंगे और बाहर से कोई हीट अंदर नहीं आ पाएगी। अब हम क्या काम करते हैं बेटा, हम इसमें किसी सबस्टेंस का W ग्राम्स इस बल्ब के अंदर लेते हैं और ऊपर से बेटा हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। अब आप बोलोगे सर आप क्यों ऑक्सीजन दे रहे हो? बिकॉज बेटा मैं इधर से हीट ऑफ कंबस्शन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, आप चाहो तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाल लो, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता है। अब बेटा इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, ठीक है, और बेटा हम यहां पर एक थर्मोमीटर डाल देते हैं। दिस इज ए थर्मोमीटर, दिस इज ए थर्मोमीटर। टेम्परेचर कितना राइज हो जाएगा वो मेजर करने के लिए। बेटा दिस इज, यहां पर हमने क्या डाल दिया है, W ग्राम्स ऑफ वाटर। हमने इसमें W ग्राम्स ऑफ वाटर डाल दिए हैं, या W1 ग्राम्स ऑफ वाटर डाल दिए हैं, क्योंकि W मैंने यहां पर ले लिया ना, ठीक है, वरना आप बोलोगे कि जितना ये लेना है उतना ही पानी लेना है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एडियाबेटिक वॉल्स है, W1 ग्राम्स ऑफ वाटर है, W ग्राम्स ऑफ सबस्टेंस है जिसको हम जला रहे हैं, ऊपर से ऑक्सीजन दे रहे हैं, और बेटा ये क्या करेगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जब ये जलना बेटा स्टार्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पानी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। डेफिनेटली पूरे सिस्टम का ही जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। सो बेटा आई विल से लेट द राइज इन टेम्परेचर, लेट द राइज इन टेम्परेचर इज डेल्टा टी। चलिए भाई टेम्परेचर में जो राइज हुआ वो कितना हो गया, डेल्टा टी। ठीक है, लेट अस सपोज बेटा, लेट अस सपोज दो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट, एक है बेटा हीट कैपेसिटी, एक है हीट कैपेसिटी, और बेटा दूसरा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी बेटा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये आपको देखना है। हम कहते हैं इस पूरे बर्तन की C1, बर्तन ये जो बेटा apparatus है, ये जो कंटेनर है जिसमें आपने पानी रखा हुआ है, ये जो कंटेनर है ये एडियाबेटिक वॉल्स वाला, इसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर apparatus। इस apparatus की बेटा हम मानते हैं हीट कैपेसिटी कितनी है, C1। अब ये हीट कैपेसिटी क्या होता है बेटा, हीट कैपेसिटी होता है एक गिवन अमाउंट, एक गिवन मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए कितनी हीट लगती है। ठीक है, हीट कैपेसिटी बेटा, हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of a given mass m by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री से राइज करने के लिए कितनी हीट आपको चाहिए फॉर ए गिवन मास, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। बेटा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है C से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल c। उसी साथ साथ बेटा एक और होता है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है S से। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बेटा आप थोड़ा समझ लेना इन दोनों में डिफरेंस, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा हीट कैपेसिटी मतलब कोई भी मास हो, कितना भी ज्यादा मास हो,
उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री से राइज करना है। वो जो हीट आपको लगती है दैट इज हीट कैपेसिटी। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब बेटा 1 ग्राम को कितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज हो जाए, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब सर अगर मैं कहूं कि S इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय M, जाहिर सी बात है बेटा, बिल्कुल ठीक है। ये कितने के लिए है बेटा? 1 ग्राम के लिए। अगर आप 1 ग्राम को गिवन मास से मल्टीप्लाई करोगे वो बनेगा ना m ग्राम। जैसे बेटा मैं आपसे कहूंगा कि 5 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए मुझे, जैसे बेटा मैं आपसे कहूंगा 5 ग्राम्स रिक्वायर्स, जैसे मान लो 20 जूल्स, ताकि इसका टेम्परेचर कितने से राइज हो जाए 1 डिग्री से। जरा बेटा मुझे बताओ 1 ग्राम को कितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि ये टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज हो जाए? तो बेटा आपको उसको देना पड़ेगा 20 डिवाइडेड बाय 5। 20 डिवाइडेड बाय 5 बेटा, 20 डिवाइडेड बाय 5। 5 ग्राम को कोई भी मास हो, एनी मास, कोई भी मास, उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से राइज करना है उसके लिए जो हीट लगती है दैट इज हीट कैपेसिटी। मतलब बेटा ये 20 क्या है? 20 इज हीट कैपेसिटी। 20 इज हीट कैपेसिटी। अब बेटा 1 ग्राम को 1 डिग्री से राइज करने के लिए जो हीट लगती है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जरा बेटा ये 20 बाय 5 कितना आता है? 4। Isn't 4 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो क्या मैं नहीं कह सकता हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास? अगर आपको 10 ग्राम को 1 डिग्री से राइज करने के लिए बेटा मान लो 15 जूल लग रही है, 10 ग्राम को 15 जूल लग रही है, तो दैट मींस 15 जूल इसकी हीट कैपेसिटी है। अगर मैं आपसे कहूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है बेटा, आप इसी 15 को डिवाइड करो 10 से, दैट इज 1.5। दिस 1.5 जूल्स इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बिकॉज इट नाउ मींस how much heat do you need in order to raise the temperature of 1 gram by 1 degree centigrade. I hope this is clear. ठीक है, अब देखिए बेटा हमारे पास, इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि ये मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना था। ठीक है बेटा, अब देखिए बॉम्ब कैलोरीमीटर का मास कितना है उसके साथ हमें लेना देना नहीं है क्योंकि हमने इसकी क्या ले ली है? हीट कैपेसिटी। व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर apparatus? C1। बेटा वाटर की हम कहेंगे लेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू S, इज इक्वल टू S। ठीक है, टेम्परेचर राइज कितने से हुआ है? डेल्टा T से। बेटा मैं आपसे कहूंगा बताओ इस W ग्राम का जब कंप्लीटली जल गया, ठीक है, टेम्परेचर कितने से राइज हुआ? डेल्टा T से। जब ये कंप्लीटली जल गया तो टेम्परेचर कितने से राइज हुआ? डेल्टा T से। बेटा मैं आपसे कहूंगा आप मुझे बता सकते हो आखिर कितनी हीट बाहर आई होगी? बिल्कुल कह सकते हो बेटा। क्यों? ये जो जलकर हीट बाहर आई है बेटा ये किस किस ने ली है? एक तो बेटा ये वाटर ने ली है, दूसरा ये बॉम्ब कैलोरीमीटर apparatus खुद गर्म हुआ है। सर हो सकता है ना ये थोड़ा ठंडा भी हो गया हो? नहीं होगा ना बेटा, बिकॉज बॉम्ब कैलोरीमीटर की वॉल्स जो है वो क्या है? एडियाबेटिक। बेटा वो हीट को बाहर जाने ही नहीं देंगी। सो व्हाट कैन आई से? कैन आई से टोटल हीट इवॉल्व्ड, टोटल हीट इवॉल्व्ड व्हेन W grams burn completely is equal to heat taken by water, बिल्कुल, प्लस heat taken by bomb calorimeter walls। है कि नहीं बेटा? Isn't it? बेटा और हम जानते हैं एक रिलेशन आपने डिराइव भी की होगी, Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T। किया होगा? बिल्कुल ठीक बेटा। जरा बेटा वाटर ने कितनी हीट ली होगी? दैट इज Q1। बॉम्ब कैलोरीमीटर ने कितनी ली होगी? Q2। बेटा आप जानते हो ना मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बेटा यही तो बराबर होता है ना हीट कैपेसिटी डेल्टा T। तो बेटा आप इसके लिए क्या लिखोगे? वाटर के लिए क्या लिखोगे? यू विल राइट दिस एज Q1। और बेटा बॉम्ब कैलोरीमीटर के लिए क्या लिखोगे? Q2। ठीक है, अब बेटा जरा मुझे बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि Q1 किसके बराबर होगा? डेफिनेटली बेटा ये वाटर का है। वाटर का आपको क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जरा बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने पानी कितना लिया है? W1 इनटू बेटा टेम्परेचर कितने से राइज हुआ है? डेल्टा T। तो बेटा दिस रिप्रेजेंट्स द हीट दैट इज टेकन बाय वाटर एंड व्हाट इज द हीट दैट इज टेकन बाय द वॉल्स? Q2। बेटा वो किसके बराबर होगा? आपको इसका दिया है ना हीट कैपेसिटी, यहां पर बेटा ये होगा C1 और बेटा ये होगा डेल्टा T।
Is it clear? बेटा S into W1, let me name this as C2 delta T. बेटा this is C1 delta T. बेटा अगर आप यहां से चाहो तो डेल्टा T बाहर निकालो, ये बनेगा C1 plus C2. बेटा अगर आप इसी को चाहो, I can write this as C delta T. Where? बेटा what is this C? C is the, क्या कहोगे बेटा C को? C is known as heat capacity of the bomb calorimeter system. क्या है बेटा? हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर सिस्टम. बेटा आप कहोगे सर हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर सिस्टम? यस बेटा, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर सिस्टम. जरा इस पूरे बॉम्ब कैलोरीमीटर में बेटा मुझे सोच समझ के बताओ क्या क्या आता है. एक तो बेटा ये बॉम्ब कैलोरीमीटर खुद आता है और बेटा पानी आता है. इन दोनों की हीट कैपेसिटीज को जब आपने ऐड किया वो बन गया ना C, एंड C इज नोन एज द बॉम्ब कैलोरीमीटर सिस्टम की हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर सिस्टम. तो बेटा अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया गया होगा इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर सिस्टम इज, कुछ भी दिया गया होगा तो आपको ये समझना है ये पूरे का दिया गया है, एक तो बॉम्ब कैलोरीमीटर अपैरेटस का भी और जो उसमें पानी लिया गया है उसका भी मिलाकर. लेकिन अगर वो और टफ क्वेश्चन को करना चाहता है तो वो आपसे निकलवाएगा वाटर का भी, बोलेगा वाटर मैंने इतने ग्राम्स लिया है, बॉम्ब कैलोरीमीटर अपैरेटस की हीट कैपेसिटी इतनी है, तो उस हिसाब से बेटा वो आपको दे देगा. देन यू विल कंबाइन देम टू गेट C. अब बेटा बताओ टोटल हीट जो है वो किसके बराबर है? C डेल्टा T के. हम जानते हैं हमने इसको जलाया है बेटा. अब कौन सी चीज ली होगी बेटा? क्या उस चीज का आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं पता होगा? सो आई विल से नाउ W grams gives heat इक्वल टू बेटा कितना? -C डेल्टा T. अब आप बोलोगे सर आपने माइनस क्यों लिया? बेटा बिकॉज वी नो कि जब भी जलेगा कोई चीज एनर्जी बाहर ही आएगी. सो W grams gives heat हाउ मच? -C डेल्टा T. बेटा मैं इसको लिख सकता हूं ना W by m moles gives heat इक्वल टू -C डेल्टा T. एक ही बात तो है बेटा. ठीक है, अब मैंने ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया. बेटा आप मुझे बता सकते हो एक मोल कितनी हीट देगा? 1 mole of substance gives बेटा क्या वो बराबर होगा? -C डेल्टा T डिवाइडेड बाय W by m. क्या ये क्लियर है? यहां से 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कितना देता है? -C डेल्टा T डिवाइडेड बाय W by m. लेकिन बेटा एक मोल से कितनी एनर्जी बाहर आएगी? वही होती है ना हीट ऑफ कंबस्टन. तो एज सिंपल एज दैट बेटा आपको यहां पर ख्याल रखना पड़ेगा कि हमने क्या किया. हमने यहां पर व्हाट हैव वी डन? हमने बेटा यहां पर हीट ऑफ कंबस्टन निकाल ली है. तो बेटा 1 मोल जो देगा, 1 मोल जो हीट बाहर देगा बेटा जलने के बाद, कंप्लीटली जलने के बाद, वो कितनी आई? -C डेल्टा T बाय W by m. देयरफॉर बेटा मैं कहूंगा हीट ऑफ कंबस्टन इज इक्वल टू -C डेल्टा T डिवाइडेड बाय W by m. ठीक है. अब बेटा आपको मैंने बताया था बॉम्ब कैलोरीमीटर कभी कभी काम करता है किस पर? कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम पर. अब बेटा आपको तो ये पता होगा, थर्मोडायनेमिक्स से आप ये पढ़ते हो. इफ बॉम्ब कैलोरीमीटर वर्क्स अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, अगर बेटा बॉम्ब कैलोरीमीटर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे वर्क करता है, देन कांस्टेंट प्रेशर पर जो बेटा हीट निकलती है वो किसके बराबर होती है? डेल्टा H. किसके बराबर? देन डेल्टा H इज इक्वल टू हीट ऑफ कंबस्टन, है कि नहीं? बट इफ इट वर्क्स अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, it is equal to delta U. मतलब बेटा तब क्या होता है जब आपको पता है हीट इवॉल्व्ड अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज नोन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. लेकिन हीट इवॉल्व्ड अंडर कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी चेंज, जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते भी हो. तो देयरफॉर अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, देयरफॉर बेटा तब मैं कहूंगा डेल्टा U इज इक्वल टू हीट ऑफ कंबस्टन. ये चीजें बेटा आपको ख्याल रहनी चाहिए, तभी जाकर बेटा आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर पाओगे, वरना बिल्कुल भी नहीं. क्लियर?
दिस इज योर बॉम्ब कैलोरीमीटर। और अब बेटा मैं आपको इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन एक दिखाऊंगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बॉम्ब कैलोरीमीटर के रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा लेट्स राइट दैट क्वेश्चन एंड दिस विल बी द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टुडेज क्लास। ठीक है बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन हमें वो करना है। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है कि 100 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 0.5 मोलर H2SO4 is mixed with 200 ml of 0.2 मोलर NH4OH। ठीक है, ओके ठीक है। अब इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर under constant pressure, under CP stands for constant pressure. Now question कह रहा है बेटा, if the heat capacity of bomb calorimeter, अब बेटा मैं उसको BC लिख रहा हूं, ठीक है, is 1.5 kilojoules, if heat capacity of bomb calorimeter system, ठीक है, BCS bomb calorimeter system is 1.5 kilojoules and temperature rise is 1.2 degree centigrade, sorry 1.2 degree centigrade। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको, निकालना है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या निकालना है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्यों बेटा? बिकॉज अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। ठीक है सर, ये भी बहुत आसान है। दूसरा बेटा आपको कहना है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ किस का बेटा? HCl एंड NH4OH का। ठीक है, और तीसरा भी बेटा आपको निकालना है, दैट इज हीट ऑफ आयोनाइजेशन, या फिर आपके लिए मैं उसको सिंपल लिखता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एसिटिक एसिड। लेकिन बेटा इन तीनों पार्ट्स के लिए आपको कुछ दिया भी गया है, गिवन बेटा आपको दिया गया है ऐसे एक HCl प्लस NaOH, ये वहीं से दिया गया है, दिस इज NaCl प्लस H2O। इसका बेटा आपको डेल्टा H दिया गया है, दैट हैज बीन गिवन एज -57 किलोजूल्स। ठीक है बेटा, और आपको दिया गया है बेटा जी CH3COOH प्लस NH4OH, ये बेटा दिया गया है CH3COO NH4 प्लस H2O। इसका जो बेटा डेल्टा H दिया गया है, दैट हैज बीन गिवन एज -42.3 किलोजूल्स। अब बेटा आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा आपको इस क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है बेटा, देखो क्या है, कह रहा है कि मैंने आपसे पहले ही कहा ना, बॉम्ब कैलोरीमीटर किसके लिए यूज होगा? एक तो बेटा ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज होगा, और बेटा दूसरा ये हीट ऑफ कंबस्टन के लिए। अब यहां पर कंबस्टन नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन के लिए किया गया है। प्रोसीजर इज एग्जैक्टली सेम। सो बेटा इफ यू रियलाइज कि हमारे पास H2SO4 अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बल्कि वीक बेस है, तो यहां से जो डेल्टा H बाहर आएगा वो 13.7 था, लेकिन यहां पर तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए दिया गया है -57। हमें तो सर ने लिखवाया था -13.7, तो वो क्या गलत था? नहीं बेटा, वो गलत नहीं था। मैंने आपसे कहा था दैट इज -13.7 किलो कैलोरीज। बेटा ये किलो जूल्स में है, मैंने आपको लिखवाया था कि एक किलो कैलोरी होता है 4.2 किलो जूल। बेटा आप उस -13.7 को 4.2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप देखिए वो 57 के बराबर आ जाएगा। तो वहां पर यूनिट किलो कैलोरीज में है, यहाँ पर किलो जूल में है, और कोई फर्क नहीं है। चलिए ठीक है, अब बेटा सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, क्वेश्चन हमसे कह रहा है आप निकालो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्यों ना मैं पहले ऐसे करूं, देखो बेटा मैं ये रिएक्शन लिखूं,
ये रिएक्शन बेटा असल में क्या होगी, ये रिएक्शन होगी H2SO4 प्लस बेटा NH4OH, ये आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, क्या बना रहे होंगे, NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 2 टाइम्स H2O। ठीक है बेटा। अब यहां का जो डेल्टा H होगा बेटा, ये कितना होगा वो मैं देखूंगा। ठीक है, अब बेटा इसके नीचे कितने मोल्स दिए गए हैं, मिलीमोल, इनफैक्ट मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन mLs, मिलीमोल्स बेटा, वो कितने मिलीमोल्स है बेटा, अगर आप सोच सकते हो दैट इज 100 इंटू 0.5, 50 मिलीमोल्स। लेकिन हमें तो इक्विवेलेंट्स के साथ काम है, तो बेटा H2SO4 का आपके पास n फैक्टर 2 है, तो बेटा मिलीमोल्स हो गए 100 इंटू 0.50, 50 इंटू 2 बेटा मतलब वो है आपके पास 100, लेकिन बेटा प्लीज ध्यान रखिएगा मिली इक्विवेलेंट्स। गुड। अब बेटा आपको 200 ml ऑफ 0.2 मोलर NH4OH दिया गया है, 0.2 मोलर NH4OH मल्टीप्लाइड बाय 200, वो तो इसके मिलीमोल्स मिलेंगे, और NH4OH का n फैक्टर तो 1 है बेटा, तो इसका मतलब 200 इंटू 0.2 बेटा वो हो जाएगा 40, 40 इंटू 1 वो भी 40 ही रहेगा बेटा, यहां पर भी आएगा 40 मिली इक्विवेलेंट्स। ओके, अब बताइए बेटा इधर पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट NH4OH है बेटा, इसका मतलब सारे के सारे 40 मिली इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, गायब। तो असल में क्या हुआ है बेटा, 40 मिली इक्विवेलेंट्स इसके और 40 मिली इक्विवेलेंट्स इसके, उन्होंने कंबाइन करके बेटा टेम्परेचर को राइज किया है कितने से, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देयरफॉर बेटा आई विल राइट द राइज ऑफ 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड is due to 40 milli equivalents of H2SO4 combining with 40 milli equivalents of NH4OH। तो जब, क्या ये विजिबल है, यस ये तो विजिबल है। तो जब 1.2 डिग्री राइज हुआ, ये किसकी वजह से हुआ है, जब इसके 40 मिली इक्विवेलेंट्स कंबाइन कर गए इसके 40 मिली इक्विवेलेंट्स के साथ। तो देयरफॉर कैन आई कैलकुलेट टोटल हीट इवॉल्व्ड, यस आई कैन कैलकुलेट टोटल हीट इवॉल्व बेटा किसके बराबर है, डू यू रिमेंबर, दैट वाज इक्वल टू C डेल्टा T। C क्या है बेटा, बॉम्ब कैलोरीमीटर सिस्टम की हीट कैपेसिटी, और बेटा ये आपको दिया गया है हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर सिस्टम इज 1.5, सो बेटा आई विल राइट दिस एज 1.5। बेटा टेम्परेचर कितने से राइज हुआ है, 1.2 से, बेटा आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना बन जाएगा, इफ यू मल्टीप्लाई 1.5 हो गया 1.5 ही, और 1.5 इंटू 2 बेटा वो हो जाएगा 3, तो 0.3 1.5 1.8 बेटा ये हो जाएगा, दिस विल बी 1.8 किलो जूल्स। एक बार फिर से 15 इंटू 10 इज 150, 15 2 इज 30 डिवाइड बाय 100, बिल्कुल ठीक है। तो टोटल हीट जो बेटा इवॉल्व हुई है वो कितनी हुई है, 1.8 किलो जूल्स। देयरफॉर बेटा आई कैन से, देखो क्या, 40 मिली इक्विवेलेंट्स अपॉन कॉम्बिनेशन या अपॉन रिएक्शन, 40 मिली इक्विवेलेंट्स अपॉन रिएक्शन गिव, उन्होंने कितनी हीट बाहर दी है बेटा, गिव हीट इक्वल टू 1.8 किलो जूल्स। लेकिन बेटा कितने इक्विवेलेंट्स को देखकर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है, दैट इज 1 इक्विवेलेंट। तो बेटा हम क्या कहेंगे, 1 मिली इक्विवेलेंट प्रोड्यूसेस हीट इक्वल टू बेटा कितना, 1.8 डिवाइडेड बाय 40। लेकिन बेटा मिली इक्विवेलेंट, आपको इसको इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा, तो आप कहोगे 1 इक्विवेलेंट प्रोड्यूसेस हीट इक्वल टू, बोले बेटा 1 मिली इक्विवेलेंट कितने इक्विवेलेंट्स होता है, 10⁻³ तो बेटा वो होगा 1.8 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10⁻³ 10⁻³ आएगा, 40 इंटू 1 मिली इक्विवेलेंट 10⁻³ नहीं बेटा ये प्लस आ जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा प्लस में, क्योंकि बेटा 1 मिली इक्विवेलेंट के बदले आप क्या लिखोगे, 10⁻³ इक्विवेलेंट। अब ये 10⁻³ कहां जाएगा, नीचे, फिर ऊपर आएगा तो प्लस बन जाएगा बेटा। तो एक इक्विवेलेंट ने कितनी प्रोड्यूस हीट की, लेट अस सॉल्व इट बेटा, दिस इज 1800 डिवाइडेड बाय बेटा 40, तो 0 0 कैंसल, 4 4 इज 16 बेटा, 4 5 इज 20। देयरफॉर बेटा एक इक्विवेलेंट से कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, 45 किलो जूल्स एक इक्विवेलेंट से। बेटा यही तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बराबर है, दैट इज 45 किलो जूल्स। लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन किस किस के बीच में हुई है, वीक एसिड, सॉरी
स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के बीच में कितनी 45। लेकिन सर जब भी एसिड बेस कंबाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग वाले तब आनी चाहिए ना 57। सर यहां पर क्यों आ गई 45? बिकॉज बेटा वो इसलिए क्योंकि यहां पर आपने स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लिया, वीक बेस लिया है। तो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो 57 से थोड़ा कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगी? जो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो देयरफॉर बेटा आई कैन से आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ किसका बेटा? NH4OH that is equal to आनी चाहिए थी 57, आई 45 that is 57 minus 45 that is 12 किलो जूल्स। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखिए बेटा एक और चीज। तो पहला आपको निकल गया आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर बेटा कह रहा है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl एंड NH4OH। अब बेटा जरा सोचो, HCl और NH4OH वो भी तो इतना ही होगा, isn't it? HCl NH4OH आपने निकाली ना आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी? NH4OH की। तो बेटा आपके पास अगर HCl NH4OH होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, वो भी 45 के ही बराबर आ जाएगी। ठीक है बेटा, वो भी किसके बराबर आ जाएगी? वो भी 45 के ही बराबर आ जाएगी। ऑल्सो व्हेन HCl and NH4OH react, the heat of neutralization is equal to minus 45 किलोजूल। आप बोलोगे माइनस क्यों लिखा? बिकॉज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। हाँ बेटा जी, इसका जो तीसरा पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एसिटिक एसिड। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एसिटिक एसिड बेटा ये कहां से आएगा? ये इस रिएक्शन से आएगा। देखो बेटा यहां पर वीक एसिड ने रिएक्ट किया है किसके साथ? वीक बेस के साथ। एनर्जी नेट में कितनी बाहर आई है? माइनस 42.3। मैं कहूंगा कि जब CH3COOH प्लस NH4OH रिएक्ट करके CH3COONH4 प्लस H2O बनाते हैं तो डेल्टा H बराबर आना चाहिए माइनस 57 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एसिटिक एसिड प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जरा बेटा सोच के देखो, आपके हिसाब से इस रिएक्शन का डेल्टा H इस सब के बराबर, लेकिन क्वेश्चन ने वहीं से दिया है कि इस रिएक्शन का डेल्टा H माइनस 42.3 के बराबर। क्या एक ही रिएक्शन के दो डेल्टा H's? नहीं पॉसिबल बेटा। तो इसका मतलब 42.3 ही माइनस में बराबर है किसके? माइनस 57 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एसिटिक एसिड प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ NH4OH। बेटा वो आप निकाल चुके हो 12, बेटा वो 12 इधर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो अब सोचिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एसिटिक एसिड कितना आएगा? वो आएगा 57 माइनस 42.3 माइनस 12 कीजिए बेटा इसको। तो अगर आप देखोगे ये बनेगा 57 माइनस 42 प्लस 12 54.3। तो बेटा 10 में से 3 गया तो 6 में से 4 गया बेटा, दैट इज 2.7 किलो जूल्स। Is this the correct answer? Yes बेटा, exactly ये correct answer है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एसिटिक एसिड कितना है? 2.7 किलो जूल्स। सो आई होप बेटा आज के इस लेक्चर में आपको हीट ऑफ सोल्यूशन, हीट ऑफ इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन, हीट ऑफ डाइल्यूशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, उस पर न्यूमेरिकल, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस, बॉम्ब कैलोरीमीटर और उस पर बनी हुई ये अच्छी सी न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड देन यू विल बी एबल टू गो फर्दर अहेड। ठीक है बेटा, विदाउट बेटा एनी हेजिटेशन मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं है उसमें। अगर बेटा आपको इतना रिवाइज पढ़ने के बाद, इस अराउंड 1 आवर 40 मिनट्स के लेक्चर के बाद अगर कोई भी बेटा प्रॉब्लम है, आई कीप ऑन आस्किंग बट आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई यू पीपल डोंट गेट डाउट्स। बेटा डाउट्स तो होंगे, नेचुरल है बेटा ये डाउट्स होना, लेकिन आज तक बेटा मैंने ये देखा कि किसी ने भी ना ही मुझे मेल किया, ना ही किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझे ये पूछा कि सर यहाँ पर ये कैसे आया, यहाँ पर ये कैसे आया। एट द एंड ऑफ द डे बेटा दिस इज ए 2-वे प्रोसेस। जब तक मैं मेहनत करता रहूंगा, आप नहीं करोगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। बेटा आप मेहनत करोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हमें रिजल्ट लाना है एट द एंड ऑफ द डे बेटा आपको भी मेहनत करनी है, मुझे भी मेहनत करनी है, आपको भी ऑनेस्ट रहना है, मुझे को भी ऑनेस्ट रहना है। We both have to be sincere to each other unless and until we develop that habit of being sincere towards each other बेटा, forget about the results।
रिजल्ट्स भूल जाओ बेटा अगर हम सिंसियर नहीं है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, प्लीज फील फ्री टू आस्क, एकदम फ्री है बेटा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, तो आपकी क्वेरीज को मैं पूरी तरह से सॉल्व करने की, एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। दैट्स अ वर्ड फ्रॉम माय साइड, ठीक है बेटा। सो विद ऑल दीज वर्ड्स, हैविंग सेड दिस, बेटा आई टेक योर लीव। अल्लाह हाफिज।